गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ वो है वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो जयशंकर वायरल स्पीच। तो इस वीडियो पे मैं रिएक्ट कर रही हूँ जैसे कि कमेंट सेक्शन में मुझे सजेशन आया था। उम्मीद है कि आप लोगों को रिएक्शन पसंद आएगा। और जिन लोग नए देख रहे हैं मुझे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन जिन वीडियोस का मुझे सजेशन आया था कमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता सारी वीडियोस आएंगी, डोंट वरी। पहले मैं पुरानी वाली थोड़ी क्लियर कर दूँ उसके बाद न्यू वालों की बनाऊंगी। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, आप लोगों की भी वीडियो आ ही जाएगी। तो वीडियो करती हूँ मैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा कि जयशंकर साहब का एक इंटरव्यू है यूरोप में, ये वायरल हो चुका है। ना सिर्फ यूरोप में, इवन इंडिया, दुनिया भर में इस इंटरव्यू को डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि जयशंकर साहब ने पाकिस्तान, इंडियन इकोनॉमी, रशिया, यूक्रेन वॉर, वेरियस एस्पेक्ट में एक बहुत ही डीप इंसाइट दी है। और पाकिस्तान को लेकर इन पर्टिकुलरली इन्होंने ये कह दिया कि मैं पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा बदतर शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं, मगर मैं अभी कर नहीं रहा। अच्छा, पहले बेसिक जान लो कि जयशंकर साहब अचानक से यूरोप कैसे पहुंच गए। देखो, आज के समय भारत के विदेश मंत्री 2 कंट्री के टूर पे हैं। पहला तो देश था साइप्रस, इसका टूर कंप्लीट हो चुका है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई थी कि कैसे साइप्रस में इंडिया ने साइन किया है एक डिफेंस एग्रीमेंट जिससे टर्की काफ़ी नाराज है। तो साइप्रस का टूर कंप्लीट करने के बाद जयशंकर साहब अब गए ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोपियाई देश है, कैपिटल है इसकी वियना। बहुत सारी यूएन की बिल्डिंग यहाँ पे आपको मिलेगी। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, कई लोग मानते हैं कि हिटलर का जन्म हुआ था जर्मनी में, मगर इन रियलिटी हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया से वो गया था जर्मनी में, और ऑस्ट्रिया में आप देखोगे ऑस्ट्रियन नाम की कोई भाषा नहीं बोली जाती। ऑस्ट्रिया में भी बोलते हैं ये लोग जर्मन। और ऑस्ट्रिया के कई शोज हैं जो पूरे जर्मनी में भी देखे जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो इंटरव्यू है ना, ये इतना वायरल हो गया क्योंकि ये सिर्फ ऑस्ट्रिया जैसे छोटे देश में नहीं, जर्मनी में भी देखा गया। और जिस तरीके से भारत में आपको मिलेगा दूरदर्शन, इंडिया का सरकारी टेलीविजन नेटवर्क, उसी तरीके से ऑस्ट्रिया में इन लोगों के पास है ORF टेलीविजन। और यहाँ पे इनका एक बहुत ही फेमस शो रहता है जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड, ZIP2 पॉडकास्ट। ये जर्मन में ब्रॉडकास्ट करते हैं, ये पूरे यूरोप में बहुत लोग सुनते हैं। और यहाँ पे एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइट किया गया जयशंकर साहब को। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो होस्ट था यहाँ पर, जो सवाल पूछ रहा था, उसके सवाल, कुछ सवाल बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान, प्रो US थे। और काफ़ी बार इस होस्ट ने इंडिया को टारगेट करने की कोशिश करी, मगर हर बार जयशंकर साहब ने बहुत ही प्रॉपर रिप्लाई दिया। अब फॉर एग्जांपल, इस इंटरव्यूअर ने पहली बात तो ये पूछी कि आप एक डिप्लोमेट थे एक टाइम पर, तो आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं? ये एक डिप्लोमेट वाली लैंग्वेज थोड़ी ना हो गई। Before you said you're a diplomat, but several weeks ago you called Pakistan, your neighbor, the epicenter of terrorism. Well, I did it again today without using the word Pakistan. Yes, and this doesn't sound very diplomatic, does it? No, because you are a diplomat doesn't mean you're untruthful. I could use much harsher words than epicenter. वैसे मैंने पहली बार देखा है कि एक इंटरव्यूअर ये कह रहा हो कि पाकिस्तान के लिए थोड़े से आप सॉफ्ट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो चीज़ें पाकिस्तान ने करी, आई मीन ये क्वेश्चन अपने आप में ऐसा है जैसे कोई आदमी पिछले 30 साल से नींद में था, उसको पता ही नहीं कि 9/11 हुआ था, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। USA ने खुद, आई मीन ये हमारे सामने है, पिछले ही साल USA ने कहा था कि इनके ऑनेस्ट कंसर्न्स हैं अबाउट पाकिस्तान बीइंग ए सेफ हेवन। हेवन नहीं है, मतलब हेवन का मतलब होता है जन्नत, HAVEN, हेवन होता है बहुत ही सेफ एरिया जहाँ पे आतंकवादी सुरक्षित रहते हैं। तो ये बात आउट इन दी ओपन है, मगर फिर भी इंटरव्यूअर ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म क्यों कहते हैं, आप तो डिप्लोमेट है। तो बहुत ही सही जवाब दिया जयशंकर साहब ने कि डिप्लोमेट होना इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सच्चाई नहीं बोल सकता, सच्चाई मुझे बोलनी होगी। और मैंने आज फिर से बोला है, आज आपके देश में खड़े होकर एक मेरा स्पीच था, वहाँ पे मैंने फिर से बोला है कि पाकिस्तान बिल्कुल आतंकवाद का मुख्य केंद्र है पूरी दुनिया में। अगर दुनिया में आपको आतंकवाद की प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, पाकिस्तान के अगेंस्ट एक्शन लो, अपने आप आपको दुनिया भर में आतंकवाद कम होता हुआ दिखेगा। और ये भी उन्होंने बोला कि मैं तो अभी एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, ये तो अपने आप में सॉफ्ट वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान ने किया है, इंडिया के पार्लियामेंट पे अटैक किया, 26/11 करवाया, ये अपने आप में ऐसी चीजें हैं कि इंडिया को इससे भी ज्यादा हार्शर, कड़े शब्द यूज करने चाहिए पाकिस्तान के बारे में। So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word, because this is a country which has attacked the Parliament of India
some years ago, which attacked the city of Mumbai, which went after hotels and foreign tourists, which every day sends terrorists across the border. But of So course, sometimes when we talk, course not as a country. well, if you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? अब इंटरव्यू का जो ये पार्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है कि इंटरव्यूअर ने फिर से एक बार पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश करी। ये कहा कि देखो, माना कि आतंकवादी आते हैं, मगर पाकिस्तान एज ए कंट्री, एज ए स्टेट खुद थोड़ी ना भेजता है। पाकिस्तान के पीएम खुद थोड़ी ना कहते हैं कि जाओ आतंकवाद करो इंडिया में। तो इसके रिप्लाई में जयशंकर साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान का खुद पे कंट्रोल तो है ना, इनकी ज़मीन है, इनकी यहाँ पर सरकार है, हम एटलीस्ट मान के चलेंगे कि इनको अपने देश पे कुछ कंट्रोल है। तो इनके देश में इतने सारे आतंकवादी संगठन खुला घूमते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं दुनिया भर में आतंकवाद की, इनकी रैली होती है, रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, काफ़ी बार रैलीज कर रहे होते हैं, इनकी सरकार कुछ करती नहीं है उसके बारे में। फिर जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनको पहले से ही मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली होती है। वो कोई आम लोग नहीं होते कि कोई अपना ऐसी घर से उठ गया, उसने कहा कि चलो मैं इंडिया में ये सब करूंगा। उसको एक प्रोग्राम से गुजारा जाता है, उसके पास वेपन्स होते हैं, गन्स होती हैं। बट सैड बात यह है कि यूरोप का ना अभी भी माइंडसेट ऐसा ही है कि मेरी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही सैड बात मुझे बड़ा अजीब लगता है जब इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का कोई जर्नलिस्ट कहता है इंडिया पाकिस्तान आपस में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। ये स्टेटमेंट पता क्यों देते हैं वो लोग? उनको पता नहीं है कि 26/11 हमले में हमें कितनी पीड़ा हुई थी। उससे पहले भी इतने सारे आतंकवादी हमले हुए थे पाकिस्तान से इंडिया में, उसका क्या इम्पैक्ट हम पे आया था। ऐसी स्टेटमेंट्स वही देश दे सकते हैं जो ज्योग्राफिकली पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, उनको पाकिस्तान के आतंकवाद का सरदर्द सहना नहीं पड़ता। और सेम केस यहाँ पे आपको यूरोप का दिखेगा। वो भी कह रहे हैं कि अब लोग मिल के रहिए, क्या दिक्कत क्या है वगैरह। अपने आप में स्टैंडर्ड्स कितने अजीब है। जब इन पर आती है, जब रशिया दिखता है कि कुछ अग्रेशन कर रहा है, तो अचानक से दुनिया सब मिलकर रशिया की आलोचना करो। जो रशिया की आलोचना नहीं करेगा वो खराब देश है। मगर पाकिस्तान के केस में यूरोप आज भी पाकिस्तान के बिजनेसमैन को सब्सिडी देता है, GSP प्लस की सुविधा देता है, जिसके अंडर पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ चढ़ के जाते हैं यूरोप में। और जयशंकर साहब ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि जब पाकिस्तान इंडिया में आतंकवाद करता है, ये सब लगातार अटैक करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है, तो यूरोप चुप क्यों रहता है? यूरोप बिल्कुल ही ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और इसका देखिए कुछ ना कुछ एक जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। इंडिया यूरोप के वैसे बहुत अच्छे रिलेशन है, हम बहुत ही जल्द एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन करेंगे। मगर एक लार्जर जियोपॉलिटिकल विजन की अगर हम बात करें, 100 साल 200 सालों की बात करें, तो यूरोप हमेशा इंडिया को देखेगा एक कंपटीशन की तरह, एक ऐसा देश जो पूरे रीजन को डोमिनेट कर सकता है। मगर इंडिया को रोककर किसने रखा है? पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की वजह से इंडिया की रीच सेंट्रल एशिया तक होती नहीं है। पाकिस्तान एज ए कंट्री अपने लोगों को भी और इवन इंडिया के लोगों को भी रोक के रखता है। और इसलिए आप देखोगे चाहे पाकिस्तान बिन लादेन छोड़िए, दुनिया भर के सारे आतंकवादियों को भी अगर हेल्प करना स्टार्ट कर देगा, अपने देश में रखेगा, तब भी यूरोप कहेगा कि पाकिस्तान ने गलत किया क्या है। एटलीस्ट इनकी जो बेसिक टोन होगी वो यही होगी कि पाकिस्तान की ज़्यादा आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफिकली पाकिस्तान इनसे बहुत दूर है और पाकिस्तान के आतंकवाद का डायरेक्ट इम्पैक्ट इन पे होगा नहीं। और फिर इंटरव्यूअर के देखिए जो अगले क्वेश्चन थे, ये पाकिस्तान से शिफ्ट होकर चले गए यूक्रेन में, और ये होना ही था। आज के समय मैं वैसे आपको ये बता दूं, यूरोप में ना एक सॉफ्ट स्पॉट पाकिस्तान के लिए इसलिए भी बना है क्योंकि पाकिस्तान ने रशिया से कोई ऑयल, कोई नेचुरल गैस परचेज नहीं करी। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट्स आई है कि पाकिस्तान से बहुत सारे वेपन्स गए हैं यूक्रेन में। तो ये बात यूरोपियंस को पसंद आई है। इंडिया का जो न्यूट्रल स्टांस है वो बहुत से यूरोपियंस अप्रिशिएट करते नहीं हैं। तो इसलिए इंटरव्यूअर ने यहाँ पर अगला सवाल ये पूछ लिया कि इंडिया आज भी रशिया से इतना सारा ऑयल परचेज क्यों कर रहा है। रशिया आज के समय नंबर 1 ऑयल सप्लायर बन चुका है इंडिया का, अगर हम वेरियस मंथ्स का एग्रीगेट काउंट करें। और इंडिया रशिया का ट्रेड ऑलरेडी $30 बिलियन जा चुका है, जो आज तक नहीं गया। इतने कम टाइम फ्रेम में $30 बिलियन का ट्रेड इंडिया रशिया ने आज तक नहीं किया। But still making sure that Europe is not freezing to death in the winter, or just increasing your imports by 5 times? No. Europe has managed to reduce its imports
while doing it in a manner in which it is comfortable for Europe. Comfortable. If that, Comfortable it's manageable. maybe, No, it's manageable. maybe a little bit of an It's overstatement. manageable. Now, if at 60,000 euros or whatever is your per capita income, you are so caring about your population. I have a population at $2,000. I also need energy. I'm not in a position to pay high prices. The price of oil has doubled. यूरोप में एवरेज पर कैपिटा इनकम हम लोग मानते हैं, चलो हम आज के समय मानते हैं कि यूरोप ने हाल ही में कुछ कदम उठाए हैं जिससे ये लोग ना खुद भी रशिया से जो ऑयल नेचुरल गैस है ये थोड़ा सा कम परचेज किया करेंगे। मगर यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा ग्रुप है जहाँ पे एवरेज पर कैपिटा इनकम आपको 60,000 यूरो के आसपास की मिलेगी। इंडिया में जहाँ पर एवरेज पर कैपिटा इनकम नॉमिनल बेसिस पर 2500 के आसपास है, तो क्या हम वो कदम उठा सकते हैं? क्या हम वैसे कड़े कदम उठा सकते हैं जैसे यूरोप ने उठाए हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमें कहीं ना कहीं हमारी गरीब जनता के बारे में सोचना होगा। हमें इंश्योर करना होगा कि यूक्रेन वॉर का इम्पैक्ट हमारी आम जनता पे ना आए। नाउ इंटरव्यूअर इस लेवल पे आकर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा था और इंटरव्यूअर ने सिरा ये पूछ लिया कि आप एक बात बताइए, आपने आज तक रशिया की आलोचना भी नहीं करी। चलो हम मानते हैं कि तेल चाहिए आपको, नेचुरल गैस चाहिए, आपकी जनता गरीब है, ठीक है, मगर रशिया की आलोचना तो कर दो कि रशिया अग्रेशन कर रहा है यूक्रेन पर। ये जो वर्ड है अग्रेशन। वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और जो है इस टॉपिक पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि हाँ मतलब हमारी कंट्री में जो है टेररिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कंट्री को भी काफ़ी नुकसान दिया है और इंडिया को भी दिया है, लेकिन हम कुछ कर तो नहीं सकते। मतलब कि उनको हम नहीं भेज रहे, वो खुद से ही जा रहे हैं। लेकिन कोई एक बंदा है जो उनको ट्रेन कर रहा है, जो मतलब एक मछली होती है जो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो उसी तरह से वो एक बंदा जो है वो उसको ट्रेन कर रहा है, या काफ़ी बंदे भी हो सकते हैं, तो वो उनको ट्रेन करके भेज रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बोल रहा ना कि तुम लोग जाओ और ये करो, लेकिन दूसरा जो उन्होंने बोला कि कंट्री आपकी है, ज़मीन आपकी है, तो आप कंट्रोल कर सकते हो। तो आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो लीडर्स हैं या फिर हमारे जो लोग हैं उनमें इतनी हिम्मत है इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, क्योंकि उन्होंने आज तक किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं किया है कंट्री में। चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ ही उनके हाथ से बाहर है। बस उनको जहाँ पे अपना फ़ायदा दिखता है उस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। तो मतलब आप कहकर भी अपनी ज़ुबान ही गंदी करोगे, बाकी तो कोई असर होना नहीं है इस चीज़ पर। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और जो है रिएक्शन भी पसंद आया होगा, और जो है मेरी तो बस दुआ है कि अल्लाह हिदायत दे हमारे लीडर्स को, ताकि वो भी अपनी कंट्री के लिए कुछ करे। जब हम बाकी कंट्री के लोगों को और कंट्रीज़ देखते हैं मतलब अच्छी तरक्की करते हुए, तो हमें हमारा दिल भी करता है कि हमारी कंट्री भी डेवलप हो। लेकिन हमारे लीडर्स और बाकी कुछ चंद लोग जो हैं जो कि ऐसे हैं जो नहीं चाहते। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।